हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का जो है वो 14th लेक्चर है। हम इसमें रोलिंग का आगे डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने 13th लेक्चर को नहीं देखा है, पहले वो इसकी स्टडी करें, उसके बाद इसको आप स्टार्ट करना, क्योंकि ये उससे इंटरकनेक्टेड है। और इसमें हम रोलिंग में जो फ्रिक्शन का रोल है उसका आज डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखिए, आप हेडिंग डाल दें फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम उसके रूल्स रेगुलेशन को नोट कराएंगे। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी बॉडी जो है वो रोल कर रही है। रोलिंग की कंडीशन आप समझ चुके हैं। ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रही है। ठीक, क्योंकि रोलिंग में कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। कंडीशन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है कि v = r ओमेगा होगा। उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है वो सरफेस वेलोसिटी के इक्वल होगी। सरफेस वेलोसिटी 0 होती है इन जनरल, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी 0 होगी। ओके, तो ये बॉडी हमारी रोल कर रही है। ये डिस्क हो सकती है, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सिलेंडर, सॉलिड या हॉलो, रिंग, इनमें से कोई भी बॉडी हो सकती है। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी आपको कल स्टडी किया कि इसमें जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बॉडी रोल कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज में है, रोटेट हो रही है और v वेलोसिटी से आगे जा रही है। इस हमारे पहले केस में जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, F एक्सटर्नल 0 है। तो जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। देखिए, बॉडी आगे जा रही है, रोल भी कर रही है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है। ठीक, ये बिल्कुल आप इसको ऐसे कंपेयर करें कि जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में फ्रिक्शन में पढ़ा है, ये कोई मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें नॉर्मल अपवर्ड लगता है, mg डाउनवर्ड लगता है। इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ऐसी कंडीशन में इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होता है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी मोशन में है, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेटरी भी है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है। जैसे ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं उनकी ये वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। वैसे यहाँ पर भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी जो भी पॉइंट बॉडी का सरफेस के टच में आएगा वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि F एक्सटर्नल 0 है, तो फ्रिक्शन 0 होगा। इसको हमने केवल कंपेयर करने के पर्पज से यहाँ बनाया है कि जैसे हम किसी ब्लॉक को अर्थ के सरफेस पर रख दें और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, उस समय उसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो ये पहला केस बना कि अगर हम किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, रोलिंग बॉडी में, तो इसमें कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन 0 होगा। अब सेकंड केस लेते हैं। अगर किसी बॉडी में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और बॉडी रोल कर रही है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा इसमें F एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके कैलकुलेशन का एक मेथड है, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पर 0 हो सकता है, फॉरवर्ड लग सकता है, बैकवर्ड लग सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर इधर 0 होगी या पॉजिटिव में जो भी वैल्यू आपकी आएगी, यानी कि एक्ट करेगा और 0 भी हो सकता है। तो यहां पर लिखते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू 0 देन फ्रिक्शन फोर्स मे बी एक्ट। ठीक, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे।
ठीक। तो हम इसके कैलकुलेशन को आप समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क का। ये हमारा डिस्क है, बस ये एक एग्जाम्पल से आप इसको ठीक से समझ लेना बात को। और ये हमारा सरफेस है, बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। हमने हाईएस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगा दिया, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, देखिए इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक, हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन, अब रूल को समझने की कोशिश करें, हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। ठीक, आप जो मर्जी आए एज्यूम कर लें, हमने बैकवर्ड फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। ठीक, अगर फॉरवर्ड होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब इसमें रूल समझें, हम इसमें फोर्स इक्वेशन लगाएंगे और टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे, यानी न्यूटन्स लॉ की दोनों इक्वेशन लगाएंगे। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगी, जब फोर्स लग रहा है तो बॉडी आगे एक्सीलरेट होगी। ठीक, इसमें एक्सीलरेशन भी होगा, तो क्या इक्वेशन होगी, एफ माइनस एफ, देखिए एफ फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड लिया है, इसलिए नेट फोर्स एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन नंबर 1, ये न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी हम टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे, टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क देखें, जो हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इसकी रेडियस r है, इसका टॉर्क ध्यान से देखें क्लॉकवाइज होगा, और रोलिंग के लिए क्लॉकवाइज जरूरी है। क्यों, तभी लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, क्योंकि v पार्ट फॉरवर्ड होगा, r ओमेगा पार्ट बैकवर्ड होगा, ऐसे। ठीक, तो टॉर्क लगाएं F इंटू आर, ये क्लॉकवाइज। ठीक, प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क, ये भी क्लॉकवाइज लगेगा, चेक कर लें। ये टॉर्क हम ले रहे हैं इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, यहां पर लिख लेना टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, टॉर्क इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर के अबाउट। तो दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है, दोनों को हमने पॉजिटिव लिया है। एक्चुअली में यहाँ पर क्लॉक को आप पॉजिटिव ही ले, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होना चाहिए रोलिंग के लिए। ये नेट टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने डिस्क लिया है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर के अबाउट mr²/2 होगा, और रोलिंग की कंडीशन है, कल लिखाई थी, अल्फा इज इक्वल टू a/r 13th लेक्चर में, दोनों वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक, तो F इंटू आर प्लस एफ आर इज इक्वल टू mr²/2, अल्फा की जगह a/r। ध्यान से देखें, एक ये r कैंसिल होगा और ये r इससे कट हो गया, तो ये F प्लस F इज इक्वल टू ma/2 आ गया। अब एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की हेल्प से हम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। हमारा कैपिटल एफ जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि बॉडी में एक्ट कर रहा है। जो हमारा कैपिटल एफ फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, ये बॉडी में एक्ट कर रहा है। हमने एग्जाम्पल डिस्क का लिया है। इसी तरह से अगर सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को आप पुटअप करते जाएं, उससे कैलकुलेशन निकल आएगा। सेम मेथड बिल्कुल एडॉप्ट करें और इस मेथड की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर जरा देखें, जो अभी यहाँ पर ये दो इक्वेशन बनाई है, एक फोर्स इक्वेशन बनाई है, दूसरी आपने ये टॉर्क इक्वेशन से आई की वैल्यू पुटअप की है, mr²/2, अल्फा की जगह a/r पुटअप किया है। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, एक इक्वेशन है f माइनस एफ इज इक्वल टू ma, दूसरी इक्वेशन है f प्लस एफ इज इक्वल टू ma/2। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 2f इज इक्वल टू 3/2 ma आ गया, इससे f इज इक्वल टू 3/4 ma आ गया। हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो f हमारा कैंसिल हो गया, ये 2f बन गया, ये ma और ma/2 इन दोनों को आप प्लस कर लें तो 1 + 1/2, ये 3/2 बन गया। अब हम इस ma की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमें f निकल आएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो आपका आएगा वो कैपिटल F के टर्म्स में आएगा।
यानी आप कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स उसी की टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर ma की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दे रहे हैं, F माइनस एफ इज इक्वल टू ma हुआ 4F/3। ध्यान दें, यहां से ma निकाला 4F/3 और इसमें वैल्यू पुटअप कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, जो वहां से हमने यहाँ नोट किया है। ठीक, इससे हम F कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा पर्पज फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो F माइनस 4F/3 ये हमारा माइनस F/3 आ गया। ध्यान दे बात पर। तो जो इसका मतलब है कि हम जितना फोर्स यहां पर अप्लाई करेंगे ठीक उसका 1/3 होगा, लेकिन नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मीनिंग है कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर हम किसी बॉडी पर ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएंगे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका जो स्लिपिंग नेचर होगा, स्लिपिंग नेचर, जैसे ही अगर फ्रिक्शन लेस हो किधर स्लिप होगा, पीछे की तरफ होगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड होगा। ठीक, अगर आप बहुत नीचे फोर्स लगा देंगे तो फिर स्लिपिंग नेचर फॉरवर्ड होगा, तो फ्रिक्शन पीछे आ जाता है। लेकिन किस पॉइंट पर वो कब जीरो फॉरवर्ड होगा कब बैकवर्ड होगा, ये कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट बताएगा। तो फिर समझें, हमने क्या किया, हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाया, एक न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखी, टार्क इक्वेशन लिखी, आई की वैल्यू डाली, रोलिंग की कंडीशन लगाई अल्फा इज इक्वल टू a/r, और इससे हमने फ्रिक्शन फोर्स को कैपिटल एफ के टर्म्स में सॉल्व किया है। कैपिटल एफ का मतलब है कि जो अप्लाइड फोर्स है हमने उसके टर्म्स में इसको सॉल्व किया है। फ्रिक्शन नेगेटिव आया है, इसका मीनिंग है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट करेगा। ठीक, तो यहां पर इस कंडीशन में आप नोट कर दें वहां पर कि फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन F/3। कब हुआ F/3? जब आपने हाईएस्ट पॉइंट पर लगाया। अब जरा यहां पर दूसरा केस देखें, ठीक इसी का केस, डिस्क का। अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम सेंटर के सामने लगाएंगे। जरा देखें ध्यान से, ये हमारी डिस्क है, डिस्क है, सेम मास है। अब लेकिन जो हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो फोर्स ठीक सेंटर के सामने, ये हमने F लगाया, कैपिटल F। ठीक, और इसमें भी हमने एज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शन बैकवर्ड है। ठीक, ये आगे बॉडी जा रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, एक्सीलरेशन a है, वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस मान लें, एक्सीलरेशन a है। ठीक, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही, बिल्कुल सेम मेथड फिर अडॉप्ट करें। F ये सेंटर है, रेडियस r है, तो पहली इक्वेशन F माइनस एफ इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। F फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड है, हमने फ्रिक्शन बैकवर्ड एज्यूम किया है जैसे वहां एज्यूम किया था। अब टार्क इक्वेशन, टार्क अबाउट सेंटर, टार्क अबाउट सेंटर। ठीक, ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया जाता है इसमें बॉडी पर कहीं पर भी फोर्स लग रहा हो, जैसे ये सेंटर पर लग रहा है, ये लोअर सरफेस पर लग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट फोर्स निकालें और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन टार्क इक्वेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखें, आप जानते भी हैं, जरा देखें, सेंटर के अबाउट टार्क इसका 0 होगा क्योंकि ये लाइन इसी से पास हो रही है, तो केवल फ्रिक्शन का टार्क होगा, किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो F इंटू आर, क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, उसको पॉजिटिव लेना, ध्यान रखना। F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, तो F आई की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा a/r, r से ये कैंसिल हुआ और फ्रिक्शन आया ma/2। यहाँ से जो ma की वैल्यू है ट्वाइस F, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, तो F माइनस एफ इज इक्वल टू ma की वैल्यू 2F पुटअप कर दो, तो F इज इक्वल टू कितना आया, 3F, यानी कि फ्रिक्शन आया F/3, फिर F/3 आया। लेकिन ध्यान देना, अब की जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इस समय फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करेगा क्योंकि हमने बैकवर्ड एज्यूम किया था और बैकवर्ड ही आया है। यहां पर वैल्यू हमने बैकवर्ड एज्यूम किया था लेकिन वैल्यू नेगेटिव आ गई,
इसका मतलब फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। ये वो पॉइंट है कि जिसमें जब हम फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग नेचर हमारा जो है वो किधर होगा, फॉरवर्ड होगा। फ्रिक्शन किधर होगा, बैकवर्ड होगा। फ्रिक्शन जिधर स्लिपिंग नेचर होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, यहां पर जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो स्लिपिंग नेचर बैकवर्ड है, फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड होगा। अब जरा तीसरा केस देखते हैं, इसको हम यहाँ हटा रहे हैं। इसमें ध्यान रखना कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो F/3 है। जितना हमारा अप्लाइड फोर्स होगा उसका 1/3 होगा और फॉरवर्ड होगा। जब हम सेंटर के सामने लगाएंगे, ये हर जगह पॉइंट अलग अलग आएंगे हर बॉडी के लिए, मतलब कि जैसे स्फीयर लगा देंगे तो कहीं पर और आएगा। सही, यहाँ सेंटर पर जो है, अब सेंटर पर यहाँ जो फ्रिक्शन है वो आपका बैकवर्ड आ रहा है। अब तीसरा केस लेते हैं, इसी में ये डिस्क है, सेम डिस्क है, और हम डिस्क को अब जो है वो आपका रख रहे हैं, ये डिस्क है, सरफेस पर रखा है इसको, और इसमें अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर से R/2 पर लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन सफिशिएंट है ये समझने के लिए। फ्रिक्शन फोर्स हम बैकवर्ड एज्यूम कर रहे हैं, सेम वही बॉडी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से है, फॉरवर्ड एक्सीलरेशन a है। फिर इक्वेशन बनाए, अब की बार F फॉरवर्ड फ्रिक्शन बैकवर्ड इज इक्वल टू ma इक्वेशन नंबर 1। अब टॉर्क इक्वेशन, कैपिटल F का टॉर्क जो फोर्स अप्लाइड है तो F इंटू R/2, ये ठीक, ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज। F इंटू R, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से डिस्टेंस सेंटर की R है, ठीक, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा रहे हैं। टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। ये सेंटर है, यहां पर लिख देना आप टॉर्क अबाउट सेंटर, टाउ लिख दिया हमने, टाउ अबाउट सेंटर, ठीक, इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या है, mr²/2, अल्फा है a/r। ओके, यहाँ r आपका कैंसिल हो जाएगा, ये F/2 प्लस F इज इक्वल टू ma/2 आएगा, r कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब ये इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं और इसको यहाँ नीचे रखकर इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, F कैंसिल हो गया, ये F/2 और प्लस F मिलकर 3F/2 इक्वल्स 3/2 ma आया। इसका मतलब F इज इक्वल टू ma आया। यहाँ F इज इक्वल टू ma जरा पुटअप करें, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर यहाँ F इज इक्वल टू अगर ma पुटअप करेंगे तो ma माइनस F इज इक्वल टू ma, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। देखिए इसमें फ्रिक्शन 0 आ गया। इसका मतलब ठीक से चेक कर लेना, जब हमने हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट कर रहा था क्योंकि स्लिपिंग नेचर बैकवर्ड था, ठीक। कितना था, F/3 अप्लाइड फोर्स का। हमने जब सेंटर की लाइन पर लगाया सेकंड केस में, तब भी फ्रिक्शन F/3 आया, लेकिन ये फ्रिक्शन बैकवर्ड आया, ये वाला, ठीक, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले केस में जब हाईएस्ट पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं तो स्लिपिंग नेचर किधर होगा आपका, जब बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर आया, फॉरवर्ड आया। इसमें फ्रिक्शन किधर आया, बैकवर्ड आया। देखिए ध्यान से, हाईएस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन F/3, यहां भी F/3, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्रिक्शन 0 हो जाता है, फिर ये पलटकर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ गए ना, वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब है कि रोलिंग करती हुई बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो भी सकती है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, 0 भी आ सकता है। इस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपने कितना फोर्स लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड F/3 यहाँ जा रहा है, और कहाँ लगाया, किस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। इन 2 पॉइंट पर रोलिंग के केस में जब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये 2 पॉइंट पर चेक करेगा, कि 2 पॉइंट पर डिपेंड करेगा किस किस पर, कि आपने कितना फोर्स लगाया है और किस पॉइंट पर फोर्स लगाया है, ठीक। तो कुछ आपके ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक बात समझे, अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हैं, अब जरा और ध्यान से देखना इस चीज को, बिल्कुल यही मेथड सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, किसी के लिए भी अप्लाइड करना। हमने एक डिस्क ली है
उसका मास 1 kg ले लिया है, ये डिस्क ली, इसका मास 1 kg है। अब इसके बाद हम इसके रूल लिखाएंगे। मास 1 kg है, इसका म्यू दिया हुआ है कि कैसे हम पता करेंगे कि बॉडी रोल करेगी और उसमें फ्रिक्शन कितना होगा। मास 1 kg है, फ्रिक्शन 0, म्यू 0.4 है और अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। हम हाईएस्ट पॉइंट पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ठीक। हम यहां पर पता करेंगे कि ये बॉडी रोल करेगी या नहीं करेगी। ठीक, पहली बात, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, इन केस में सबसे पहला काम कि बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में फ्रिक्शन में आपको कराया है कि पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करें। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, एफ मैक्स, ये आपको मालूम म्यू एस एन के इक्वल होगा। नॉर्मल इसमें ऊपर लगेगा, एम जी डाउनवर्ड होगा, तो नॉर्मल एम जी के इक्वल होगा, एम जी को 10 ले रहे हैं तो 10 न्यूटन का नॉर्मल लगा। ठीक, म्यू एस कितना है 0.4, उसमें 10 मल्टीप्लाई करो तो 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। अब जो हमने अभी अभी मेथड आपको कराया है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स का आपने कैलकुलेशन किया है, बिल्कुल उसी मेथड से फ्रिक्शन को कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन कितना आ रहा था, F/3। वो पूरा कैलकुलेशन आप उसी तरह करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन लगाएं और फिर उससे कैलकुलेशन करें तो F/3 का मतलब 10/3। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 4 न्यूटन है। इसका मतलब है कि रोलिंग के लिए जो हमें फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो 10/3 है। ध्यान दें, रोलिंग के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स आपने निकाला है, क्यों, आप इसको पहले से ही मान चुके हैं कि ये बॉडी रोल कर रही है। आपने इसके लिए इसको जब फ्रिक्शन फोर्स की ये वैल्यू निकाली है उस समय आपने अल्फा = A/R को पुटअप कर चुके हैं और ये रोलिंग की कंडीशन है जो कि 13th लेक्चर में आपने पढ़ी है। ठीक, तो इसका मतलब ये रोल तो कर ही रही है बॉडी, इस रोलिंग कंडीशन में फ्रिक्शन इतना आया और मैक्सिमम कितना आपके पास है 4 न्यूटन, और ये वाला फोर्स इससे कम है, इसका मतलब बॉडी रोल करेगी और फ्रिक्शन कितना होगा 10/3 के इक्वल। नोट करें नीचे फ्रिक्शन फोर्स, नोट करें नीचे Fr लेस देन F मैक्स। फिर हम रूल लिखाते हैं Fr लेस देन F मैक्स। सो आवर एजम्पशन इज करेक्ट, so our assumption is correct, friction force is equal to 10/3 Newton in forward and satisfy the condition of rolling and satisfy the condition of rolling। अब नीचे आप रूल्स लिखना स्टार्ट करें, जल्दी लिखें, हेडिंग डालें फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है और बॉडी हमारी स्लाइड कर रही है, ठीक है, जैसे यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था 4 न्यूटन। मान लीजिए तुमको रोलिंग के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती वो 4 से ज्यादा हो जाती तो फिर बॉडी रोल नहीं करेगी, क्या होगा, स्लाइड होगा। और स्लाइड होने की कंडीशन में वही रूल लगेगा, कौन सा, जो न्यूटन्स लॉ में लगाते थे। क्या होता फार्मूला फ्रिक्शन फोर्स का, μ/K/N, समझ गए होंगे आप, μ/K/N, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो पहला पॉइंट हम वही नोट करा रहे हैं, व्हेन देयर इज ए स्लाइडिंग, लिखिए व्हेन देयर इज ए स्लाइडिंग, व्हेन देयर इज ए स्लाइडिंग इट मींस, ब्रैकेट में लिखा है, पीओसी की वेलोसिटी 0 नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी नॉट इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देना, व्हेन देयर इज ए स्लाइडिंग, ब्रैकेट में VPOC not is equal to 0, then friction is equal to μ/Kn, then friction is equal to μ/Kn। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल रूल उसी की तरह है जैसे हमारे ब्लॉक की तरह होते थे। इसमें जब अप्लाइड फोर्स नहीं कर रहे, लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन 0 है, स्लाइड करेगा तब μ/Kn है, लेकिन जब फोर्स इनमें लगा देंगे रोलिंग बॉडी में तो डिपेंड करेगा आपने कहाँ लगाया है और कितना लगाया है, उसके हिसाब से वैल्यू निकलेगी। सेकेंड पॉइंट नोट करें, it is if it is specified that body just rolls, if it is specified that body just rolls, then calculate F max is equal to μ/Sn, ये लिखा, calculate F max is equal to μ/Sn। थर्ड पॉइंट, assume any direction of friction force, assume कर लो कोई डायरेक्शन,
assume any direction of friction force. Next point, find the value of friction to satisfy the condition of rolling. अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, जैसे वहां F/3 निकाली. फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलिंग. रोलिंग की कंडीशन क्या लगाई? अल्फा इज इक्वल टू A/R. इसको सेटिस्फाई करते हुए फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें. ठीक, इसके बाद इफ वैल्यू ऑब्टेन्ड इज पॉजिटिव देन एक्चुअल डायरेक्शन इज सेम एज एज्यूम्ड बाय यू. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो करेक्ट है. सो देखिए, इफ वैल्यू ऑब्टेन्ड इज पॉजिटिव देन एक्चुअल डायरेक्शन इज सेम एज एज्यूम्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ फ्रिक्शन लेस देन F max then our assumption is correct. If friction less than F max, ये नोट करें, then our assumption is correct. Magnitude of friction same as calculated. तब फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी जो आपने कैलकुलेट की, जैसे यहां पर 10/3 है. Then magnitude of friction same as calculated. Otherwise sliding occurs. अगर ये ग्रेटर देन है फ्रिक्शन फोर्स इससे तो स्लाइडिंग होगी. ठीक, अदरवाइज स्लाइडिंग अकर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज म्यूकेएन. तब फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूकेएन होगी. ओके, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ फ्रिक्शन फोर्स इज नोन देन इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द स्लाइडिंग नेचर ऑफ द बॉडी. जिधर बॉडी की स्लाइडिंग नेचर होगी उसके ठीक अगर फ्रिक्शन गिवन है तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा. इसी में नीचे लिख देना, when it means when a body rolls the value of static friction. ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, डायनेमिक तो म्यूकेएन है. ये डायनेमिक कब होगा फ्रिक्शन? जब ये स्लाइड करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जब रोलिंग होगा तो पीओसी की वेलोसिटी 0 होगी. इस समय हम इसको स्टैटिक मानेंगे, बॉडी रोल करेगी, आगे जा रही है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है, ध्यान रखना. तो when a body rolls the value of static friction may be 0 or non-zero depending on other force acting on the body and the points at which they act. किस किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंडिंग ऑन द अदर फोर्स, जैसे तुमने यहां F लगाया था, डिपेंडिंग ऑन द अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द पॉइंट्स एट विच दे एक्ट. तो आप थोड़ा सा ये बात समझ में आपके आई होगी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है हम रोलिंग के केस में इसको कैसे निकालेंगे. हम इसके आगे जो लेक्चर कभी डालेंगे तो उसमें और केस इसके डिस्कस कर देंगे. वैसे हमने इसको जो डिस्क लिया है, आप इसी तरह से होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को हम एज्यूम कर सकते हैं. ये बात आप खुद चेक करना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फार्मूले हैं, जैसे हमने क्या लिया यहाँ डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो mr²/2 है. ठीक, तो उसमें r/2 आता है तो r² लेकिन r/2 ले रहे हैं. ठीक, तो वो सेंटर से r/2 पर ही फ्रिक्शन फोर्स 0 आता है. आप अदर बॉडी में चेक करना, जब रिंग होती है तो उसका फार्मूला mr² है, उसमें हाईएस्ट पॉइंट पर ही 0 आ जाता है. ठीक, अब डिपेंड करेगा कि आप किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं. अब आप हेडिंग डालें, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. हम ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं और इसमें हम रोलिंग के केस को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर किसी भी बॉडी को हमने ऊपर से रोल कराते हुए छोड़ दिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड आ रही है. ठीक, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो नॉर्मल लग रहा है, सेंटर से mg लग रहा है. ठीक, आपको ध्यान होगा, बस फर्क ये ब्लॉक नहीं है, ये बॉडी डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, कोई भी बॉडी हो सकती है. ओके, इसमें एक फोर्स ये आगे लगेगा mg साइन थीटा, यहाँ पर ये थीटा है तो mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा होगा. नॉर्मल आपका किसके इक्वल हो गया? mg कॉस थीटा के. ठीक, ये बॉडी नीचे आ रही है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. हमने डिटेल नहीं लिया है, mg को रिजॉल्व कर दिया है. इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं आप नोट कर सकते हैं, वो नॉर्मल है और mg है. तो रिजॉल्व mg into 2 पार्ट, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा. नॉर्मल इक्वल्स mg cos थीटा.
ठीक, इसको एक्सटर्नल फोर्स इसमें कौन सा एक्ट कर रहा है जो इसे रोल करा रहा है, वो mg sin थीटा है। ठीक, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है क्योंकि स्लाइडिंग नेचर डाउनवर्ड होगा। ठीक, यहां पर इसकी हाइट हम h ले रहे हैं। अब हम बिल्कुल सेम उसी मेथड से जो अभी हमने किया था, इसमें हम आपको बोल दे रहे हैं रोलिंग बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग फोर्स, वेट mg ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरी, फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इट आल्सो अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, और तीसरा ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो mg को रिजॉल्व इनटू टू पार्ट, नॉर्मल बैलेंस बाई mg cos थीटा, तो नॉर्मल को हमने mg cos थीटा के इक्वल लिख दिया है। अब न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाएं, देखिए बिल्कुल उसी मेथड से जो अभी लगाया था, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। दूसरी टॉर्क इक्वेशन फ्रिक्शन का mg sin थीटा का टॉर्क 0 होगा इसका। ठीक, और नॉर्मल mg सब इसी से पास हो रहे हैं, फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ रोल कर रही है, तो इसी डायरेक्शन में ओमेगा भी होना चाहिए। तो f इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आपको मालूम है रोलिंग कंडीशन क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। हम आई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जनरल फार्मूले का कैलकुलेशन करना है। तो f हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इस f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो a आ जाएगा, या a की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक, तो हमने फ्रिक्शन को निकाला है और इसकी कंडीशन पुटअप कर दी है। सबसे पहले हम a का कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो जरा देखें, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma। ठीक, इसको राइट में ले जाएं, यहाँ पर मास से बाद में डिवाइड कर लेंगे, हमें a का कैलकुलेशन करना है। mg साइन थीटा a को कॉमन ले लें तो m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, इससे हमारा ये आया mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई मास m अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम मास से डिवाइड कर रहे हैं, देखें ध्यान से, g साइन थीटा मास से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करो तो g साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फार्मूला लर्न रखना है एक्सीलरेशन का। ठीक, इसी में ध्यान रखना कि अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म्स में रख दें आई की वैल्यू, अगर हम एम के स्क्वायर पुटअप कर दें, यही बस यूज होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन का, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आएगा, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ध्यान दें आई की जगह m के स्क्वायर रखें तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप हर बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ये फार्मूले में हम केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसमें आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना, हमने जो एक्सीलरेशन निकाला है, अगर हम ये अदर एक एक बॉडी के लिए लगाते हैं, जैसे रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, देखिए पहला केस रिंग, मेथड वही है जो हमने अभी फ्रिक्शन का निकाला था, सेम मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। रिंग के लिए आई की वैल्यू डाल दें एम आर स्क्वायर, तो जरा देखें एक्सीलरेशन रिंग का कितना आता है, यहाँ डालें, ये एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा 1/2 g साइन थीटा। ठीक, पहला केस रिंग के लिए। दूसरा लिखें डिस्क, डिस्क में आई कितना डालेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2, लिखिए फॉर डिस्क, इसमें आई डालिए एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर जो एक्सीलरेशन आएगा वो नीचे 1 प्लस 1/2, इसका मीनिंग यहां पर डाल दें आई 1/2 एम आर स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो 2/3 जी साइन थीटा आ गया। ठीक, अब हम अदर बॉडी के लिए डालते हैं। इसके बाद आप हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सभी के लिए डाल दें वैल्यू। फार्मूला हमारा ये नोट है,
इसी में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, नोट करें अगला। हॉलो स्फीयर के लिए आ रहा है 3/5g sin थीटा। लिखिए फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर ये इसके लिए आ रहा है 3/5g sin थीटा। लिखिए 3/5g sin थीटा। फिर सॉलिड स्फीयर लास्ट में लिखें, फॉर सॉलिड स्फीयर इसमें जो ए आ रहा है आपका वो 5/7, सभी चेक करें, 5/7g sin थीटा। सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालें। इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है वो सॉलिड स्फीयर की आ रही है। ठीक, इसका मतलब है अगर बहुत सारी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ देंगे तो जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है वो सरफेस पर पहले पहुंचेगा। तो कौन सा पहले पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नीचे नोट कर दें कि सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, यानी कि पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। ठीक, ये हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया है बॉडी का। इसमें अभी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। नीचे लिखिए वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी या वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी लिख दें, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी। इसमें हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यही फार्मूला लगाएंगे, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, यहां से यहां तक। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, v को हमें कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? g sin थीटा 1 प्लस i अपान mr स्क्वायर। जरा s पर ध्यान दें, s ये लेंथ होगी टोटल a से b तक की, तो इसमें साइन थीटा लगाएं। हमने हाइट ली है h अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो s की जगह लिख सकते हैं h अपान साइन थीटा। तो s की जगह h अपान साइन थीटा, इससे ये साइन थीटा कैंसिल हो गया और वेलोसिटी √2 में आएगी, ये स्क्वायर है रूट, देखिए 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस i अपान mr स्क्वायर। ये देखिए वेलोसिटी आ गई है √2gh 1 प्लस i अपान mr स्क्वायर। आप समझ गए होंगे। इसमें भी आप वेलोसिटी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालते चले जाएं। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, सिलेंडर, तो उसमें भी जो सॉलिड स्फीयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा आएगी। ये हमने दोनों फार्मूले नोट कर लिए। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करना है कि इसमें जब बॉडी नीचे आती है तो यहाँ पर वर्क डन कौन कौन करेगा? ऊपर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, नीचे काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक दोनों तरह की, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, क्योंकि बॉडी रोल कर रही है, कल हमने डिस्कस किया है। लेकिन एक पॉइंट पर ध्यान देना, फ्रिक्शन जो यहाँ एक्ट करेगा सरफेस पर, उससे कभी वर्क डन नहीं होता है रोलिंग में। ध्यान रखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ रोलिंग ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। एक्चुअली में जो पॉइंट सरफेस के टच में आएगा वो रेस्ट में आ जाता है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और उसी पॉइंट पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो इन केस ऑफ रोलिंग। तो वर्क बाय फ्रिक्शन जीरो होगा। ठीक, ये सेकंड के मेथड है वेलोसिटी निकालने का और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप नीचे नोट करें हेडिंग में कि वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी बाय एनर्जी मेथड, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी बाय एनर्जी मेथड। देखिए एनर्जी मेथड लगाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर नीचे आने पर काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब रोलिंग mgh इज इक्वल टू, ये 2 हम इधर ले आ रहे हैं, 2 mgh mv स्क्वायर प्लस i ओमेगा की जगह v स्क्वायर अपान r स्क्वायर। और डायरेक्ट चेक कर लें, ठीक है ना, यहां पर मास से डिवाइड कर दें, va आ जाएगा जो अभी निकाला था।
तो उस मेथड से भी निकलेगा, फोर्स मेथड, टॉर्क इक्वेशन से। और अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो तब भी आएगा। उसके नीचे डायरेक्ट आप फार्मूला इसको नोट कर दें, √2gh डिवाइडेड बाई I अपॉन mr²। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी है तो फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक, यहां ध्यान रखना कि रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है अगर, तो तब भी उसमें कभी वर्क डन फ्रिक्शन से नहीं होता है। किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन नहीं लेंगे आप। अब आप ध्यान दें, हमने ये निकालने के बाद अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। हेडिंग डालें फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन रोलिंग बॉडी। अब फ्रिक्शन कितना होगा, अभी अभी हमने फ्रिक्शन का फार्मूला निकाला है IA अपॉन r²। इसमें A की वैल्यू डाल दें, I अपॉन r²। A अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर रहे हैं। G साइन थीटा 1 प्लस I अपॉन mr², सॉरी। तो इसमें आप डिवाइड कर दें r² उससे, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स का हमारा जो ये कैलकुलेशन बन रहा है, ये आपका आ रहा है mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस k के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² लिख दो तो नया फार्मूला बन जाता है, और बहुत सारी बुक्स में देते भी हैं। ठीक, तो mg साइन थीटा 1 प्लस mr² डिवाइडेड बाई I, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा और I अपॉन r² कैंसिल होके ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी वहां पर। ठीक, तो ये बना फ्रिक्शन फोर्स। अब जरा ध्यान दें, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये रोलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है इंक्लाइंड प्लेन पर। आपके पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है वो μs(n) के इक्वल होता है। नोट करें, F मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स μs(n), यानी कि नॉर्मल की वैल्यू डाल दो mg cos थीटा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो हमारा जो ये फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। हम आप लोगों को सजेशन देंगे कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें फ्रिक्शन फोर्स और वेलोसिटी और इसके जो फार्मूले हमने निकाले हैं और एक्सीलरेशन का फार्मूला, इन सभी फार्मूलों को आप लर्न कर लें। तो फॉर प्योर रोलिंग लिखें ऊपर, फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा कि आपने जो ये कंडीशन लगाई है, जो फ्रिक्शन आपने निकाला है, ये लेस देन होना चाहिए μs(mg) से, या इक्वल टू भी ले लें μs(mg cos थीटा), यहाँ नॉर्मल mg cos थीटा है, फ्रिक्शन की ये वैल्यू डाल दें तो क्या है ये mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr² लेस देन इक्वल टू μs(mg cos थीटा। अब हम फ्रिक्शन का फार्मूला हटा रहे हैं यहाँ से और अपनी कंडीशन लिख रहे हैं। इसमें साइन थीटा और अपॉन cos थीटा टेन थीटा के टर्म्स में कंडीशन आ जाती है और बहुत आसान है, जरूर लर्न रखना उसको। यहाँ पर हमारा ये μs इक्वल टू आ रहा है आपका μs इक्वल टू टेन थीटा μs ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस क्रिटिकल होता है, ध्यान रखना। ठीक, जस्ट टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड mr² बाई r, mr² अपॉन I। ये वैल्यू आप हर हाल में लर्न रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगी। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr² बाई I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम रिंग के लिए μs निकालेंगे तो बहुत आसान वैल्यू निकल कर आती हैं। रिंग का I कितना है mr², ये कट जाएगा तो कितना आया टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पर नोट करें फॉर रिंग μs ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस और अदर बॉडी के लिए भी आप सभी वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमने रिंग के लिए निकाला। जैसे सॉलिड स्फीयर का μs आ रहा है 2/7 टेन थीटा फॉर सॉलिड स्फीयर। नोट करें फॉर सॉलिड स्फीयर, इसके लिए जो μs आएगा वो 2/7 टेन थीटा आ रहा है।
आई की वैल्यू पुटअप कर दो, 2/5 mr² आ जाएगा, 2/7 mr²। तो आप समझ गए होंगे कि हम मोमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन, अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसका कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं। जैसे हमने प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन किया था, बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमने जब इंक्लाइंड प्लेन पर डेरिवेशन किए हैं तो इंक्लाइंड प्लेन पर भी न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाई है, और न्यूटन सेकंड लॉ की फोर्स वाली इक्वेशन और न्यूटन सेकंड लॉ की टॉर्क इक्वेशन, दो इक्वेशन लगाई हैं। बस इसमें यह था कि जो mg साइन थीटा का फोर्स लग रहा है वो हमारी बॉडी के सेंटर पर एक्ट कर रहा है। समझ गए होंगे आप पॉइंट को। तो यहां पर जरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरा नोट करें लास्ट में। लिखिए, इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देन लीनियर एक्सीलरेशन, अगर फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन के केस में सफिशिएंट नहीं है प्योर रोलिंग के लिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल करती हुई बॉडी में अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो ये स्लिप करेगा, और जब स्लिप करेगा तो ये उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जिस तरह से हम मैकेनिक्स में वहां करते हैं न्यूटन्स लॉ में। तो क्या लिखा है, फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देन लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जिन लोगों ने फ्रिक्शन हमारा पढ़ा है वहां हमने इसका निकाल रखा, बहुत आसान है, नीचे mg साइन थीटा लगेगा, ऊपर फ्रिक्शन, ये म्यू के है एक्चुअली में, म्यू के mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ma। ध्यान दें, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन यहां पर, इसमें नीचे को फोर्स कितना लग रहा था, mg साइन थीटा, नोट करें, mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन था ऊपर की तरफ, mg साइन थीटा नीचे की तरफ, इज इक्वल टू ma। तो मास इसका कैंसिल हो गया और एक्सीलरेशन ये आ गया। अब आप नोट कर लें थ्योरी में, इफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देन लीनियर एक्सीलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा एक्ट ऑन द बॉडी, it does not depend upon the mass और रेडियस एटसेट्रा। ना तो ये मास पर डिपेंड करता है, ना ये डिपेंड रेडियस पर करता है। इसका मतलब चाहे कोई भी रोलिंग बॉडी हो, ये चीज कांस्टेंट होगी, इसमें म्यू है और जी है, म्यू सरफेस पर डिपेंड करेगा, बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस, सो ऑल द बॉडीज विल रीच द सेम टाइम, सभी बॉडी एक साथ पहुंचेंगी नीचे। सो ऑल द बॉडीज विल रीच एट द सेम टाइम, लीनियर वेलोसिटी विल बी सेम, लीनियर वेलोसिटी विल बी सेम, सबकी वेलोसिटी सेम होगी नीचे आने पर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। वो यहां भी बात ये भी ध्यान रखना कि यहां पर अगर ये स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा, वो फ्रिक्शन जो यहां पर एक्ट कर रहा है इससे वर्क डन होगा, क्योंकि अब रोलिंग नहीं है, अब स्लिपिंग है। इसीलिए यहां पर कंजर्वेशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको लेना पड़ेगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम आती है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी सेम आती है, ठीक, क्योंकि एक्सीलरेशन सबका सेम है, लेकिन ओमेगा अलग अलग हो जाएगा, ठीक, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी अलग अलग होगी, ठीक। वो वैसे भी B/R पर डिपेंड करती है, ओमेगा इज इक्वल टू B/R, V सेम है, R अलग है सबका। तो क्या लिखा, लीनियर वेलोसिटी विल बी सेम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा। देयर विल बी वर्क डन बाई फ्रिक्शन, यहां पर जो है वो फ्रिक्शन से वर्क डन होगा, ठीक। देयर विल बी वर्क डन बाई फ्रिक्शन, देयर विल बी वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब यहां पर आप एक पॉइंट और नोट करें, लिखिए, मोशन ऑफ पॉइंट मास अटैच्ड
motion of point mass attached to a string wound over cylinder. Motion of point mass attached to a string wound over cylinder. हमने ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली है और इसमें एक स्ट्रिंग को ऐसे वाउंड कर दिया और इसमें ये मास अटैच कर दिया। मास यहाँ पर डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है, ठीक, और नेचुरल है टेंशन ऊपर एक्ट करेगा। अगर हम इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगा, mg नीचे, ये है ऐसे, ये सिलेंडर है, इसमें स्ट्रिंग को लपेट दीजिए और नीचे मास सस्पेंड कर दो, मास नीचे जाएगा, ये खुलता चला जाएगा, ठीक, रोल होता जाएगा। तो इसमें एक्सीलरेशन डाउनवर्ड ले लें इसका, तो इक्वेशन क्या बनी, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन बनी इस ब्लॉक के लिए। अब इस पर आए रोलिंग में, ये जो टी लगेगा टेंशन इस वाले स्ट्रिंग में, ये नीचे की तरफ यहाँ शो किया जाएगा और ये बॉडी को ओपन करता जाएगा सिलेंडर को, ये सिलेंडर है, ठीक। तो ये टॉर्क लगाएगा, जैसे हमारा ये पेन है, इसमें अगर स्ट्रिंग ऐसे होगी तो ये ऐसे घुमाता जाएगा, इसको रोटेट कराएगा, तो नीचे को टॉर्क लगाएगा। तो टॉर्क इक्वेशन क्या होगी, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क होगा टेंशन टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा यहाँ पर ए बाई आर होगा। आप आई के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, आई की वैल्यू हम बाद में पुटअप कर देंगे। तो आई अल्फा होगा ए बाई आर, ओके। इससे यहाँ पर हमें यहाँ पर टेंशन और उसका कैलकुलेशन करना है एक्सीलरेशन का, तो टी निकाल ले रहे हैं पहले। ये हो गया आई ए अपान आर स्क्वायर, ये टी बना, इस टी की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, ठीक। इससे हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा, ए उधर राइट में ले जाकर कॉमन ले लें। तो जो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन बन रहा है वो mg अपान मास प्लस आई अपान आर स्क्वायर, mg अपान मास प्लस आई अपान आर स्क्वायर, इतने एक्सीलरेशन जो है वो आपके ब्लॉक में होगा, जो ब्लॉक हमारा उससे अटैच है बॉडी से, ठीक है। और अगर इसकी हम वैल्यू पुटअप कर दें उसमें तो टेंशन भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो टेंशन यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो mg अपान 1 प्लस mr स्क्वायर अपान आई आ रहा है। टेंशन की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, ये ए की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो तो टेंशन निकल आएगा, ठीक। तो टेंशन भी नोट कर लें, फार्मूला आप पूरा क्वेश्चन लगाकर उसको वेरीफाई कर लेना और तब उसको जो है सॉल्व करके तब नोट करना। तो आपका टेंशन बन रहा है यहाँ पर mg अपान 1 प्लस mr स्क्वायर अपान आई, mr स्क्वायर अपान आई। तो हमने एक आर्टिकल ये साथ में करा दिया है, ये इस तरह से एक सिलेंडर है, उसमें स्ट्रिंग को लपेट दिया, नीचे मास लगा दिया और मास नीचे आ रहा है, तो ये सिलेंडर ऐसे खुलता हुआ चला जा रहा है नीचे को, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज बहुत सारा आपको डिस्कशन करा दिया है, ठीक। पुली के जो केस हैं वो आगे कराने हैं, उनमें सब में ध्यान रखना कि पुली में जो केस हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ते थे उसमें पुली फ्रिक्शन लेस होती थी, लेकिन यहाँ पर पुली में फ्रिक्शन होगा और पुली भी रोटेट करेगी, इसलिए पुली के दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होता है। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको ठीक से प्रिपेयर करें, डाउट हो तो कमेंट में डालें, उनको डिस्कशन किया जाएगा।